evening, students. In the previous class, we have doing Unit 5, which is about organizational conflict, organizational culture, organizational change, and the stress the employees go through. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट और कल्चर कंप्लीट कर लिया था. आज हम इस क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में बहुत सारा बता दिया था. ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, ये भी मैंने बता दिया था. आज इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे. बिफोर दैट एक रिकैप दे देती हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बेसिकली क्या होता है. जब हम किसी पर्टिकुलर फेज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और अगर हम कोई दूसरे प्रकार में हमें पास कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, दैट प्रोसेस, दैट occurrence is called the change. ठीक है, और organizational change क्या होता है? The movement of an organization from one state of affairs to another. One state of affairs means कोई भी एक कार्य कर रही थी, उसके जगह दूसरा कोई कार्य कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट में कोई चेंज आया है, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, और कोई मर्जर या एक्विजिशन हुआ है, तो उसकी वजह से जब आपको पता है, आप यू आर इन 6th सेमेस्टर, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है व्हाट इज मर्जर, व्हाट इज एक्विजिशन. ठीक है, तो आप अक्वायर करते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इससे क्या होता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मर्ज होते हैं, कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं. साथ ही साथ बहुत सारे टर्म्स, पॉलिसीज, एम्प्लॉयज के रूल्स, रेगुलेशंस, बुक नॉर्म्स, सब कुछ चेंज होता है. तो दैट इज द चेंज. ठीक है, जहाँ पर एक पहले आप कोई एक दूसरे फेरा या फिर एक फ्रेज में या फिर एक स्टेट में काम कर रहे थे, लेकिन आपका एक मूवमेंट क्या क्या है, फ्रॉम वन फ्रेज टू अनदर फ्रेज और वन इवेंट टू अनदर इवेंट, एंड दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ठीक है, क्या होता है चेंज एजेंट, व्हाट इज द, कितने फॉर्म्स ऑफ चेंजेस हो सकते हैं, वी ऑल हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास, राइट. और इम्पोर्टेंस क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. अब आते हैं हम अब आज के टॉपिक पर, व्हिच इज न्यू, दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज. ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चेंज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब यू आर नॉट सपोर्टिंग whatever changes has been occurred in the organization. कोई भी पॉलिसीज में चेंज आया है या फिर कोई मैनेजमेंट में चेंज आया है, या फिर ये जैसे मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, उसकी वजह से चेंज हुआ है, कोई स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट चेंज. So why a person, an employee working in an organization resist to change, we will discuss here. ठीक है, our egos are fragile and we often see change as threatening. हमारा जो ईगो होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, और हमें फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक होता है. ठीक है, और इट कैन बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट कैन हार्म द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, so resistance to change can be positive if it leads to open discussion and debate. अगर आप resist कर रहे हैं for the change, जो भी change आ रहा है उसके लिए आप resist कर रहे हैं, so that can have a positive impact to the organization as well as negative implications for the organization. Negative तो होगा ही obviously, क्योंकि हम किसी change को resist कर रहे हैं, मतलब हम मानने के लिए हम स्वीकार नहीं करें कि हम इस चेंज को अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब कोई जो सीनियर मैनेजर था उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज करके दूसरे मैनेजर को रिक्रूट किया है. ठीक है, सो इन दैट केस जो उसके सबऑर्डिनेट्स है या जो भी उस मैनेजर के अंडर काम करेंगे, they are not want to work under that manager due to some reasons. ठीक है, that may be the attitude reason, that may be the personality reason, that may be the egoistic reason. कुछ भी रीजन हो सकता है. ठीक है, तो इससे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पर, प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा,
एफिशिएंसी कम होगी एम्प्लॉयज की, बहुत सारे implications होंगे which we can see later on, ठीक है। लेकिन resistance to change can also be positive for the organization। कैसे पॉजिटिव हो सकता है? अगर हम किसी बात पर अगर हम ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि जैसे अगर मर्जर एक्विजिशन हो रहा है एंड वी आर आस्किंग, वी आर सेइंग व्हाई इट इज हैपनिंग, और ऑर्गेनाइजेशन सही सही हमें रीजन दे रही है, सो दे आर अनफ्रीजिंग अस, दे आर हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज अनफ्रीजिंग इन द चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स। अगर हमें बता रही है कि ये चेंज आपके लिए कितना अच्छा है, why you need this change in for your personal level and as well as for the organizational level, ये change क्यों जरूरी है, तो that can be beneficial for the employee as well as the organization। क्यों? क्योंकि satisfaction मिलेगा कि जो भी changes हो रहा है, मैं as a employee of this organization मुझे एक valuable person माना जाता है। That is why the organization is informing me about this थिंग, ओके, कि मर्जर हो रहा है या एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। सो एक तो ये पॉजिटिविटी है। सेकेंड पॉजिटिविटी ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इज क्या है कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग सम चेंजेस, ठीक है, कोई प्लान में चेंज कर रही है, कोई पॉलिसीज में चेंज कर रही है, दैट कैन बी प्लान्ड चेंज, कोई प्लान्ड चेंज कर रही है, दैट इज प्रोएक्टिव चेंज कर रही है, तो दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज, कैसे, एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है ही इज क्वेश्चनिंग कि क्यों पर्टिकुलर दिस एक्स पर्सन इज बीइंग रिक्रूटेड और बीइंग प्रोमोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, पर्टिकुलर डेजिग्नेशन और पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय भी एक तर्क दे पा रही है, ठीक है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू एक सही तर्क दे पा रही है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हाँ इनके बात पर दम है, मतलब हमने कोई गलत किया है, तो वी शुड नॉट मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर चेंज, ठीक है। तो resistance to change can be positive and can be negative, ठीक है। These responses are usually preferable to apathy or silence and can indicate that members of organizations are engaged in the process, providing change agents an opportunity to explain the change effort। हमने कल पढ़ा था व्हाट इज चेंज एजेंट। चेंज एजेंट उनको कहा जाता है, उन पर्सन को कहा जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर चेंज लाया गया है, उस चेंज को उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके जो कोवर्कर्स है, उनको समझाए, उनको बताए कि ये चेंज क्यों नेसेसरी है, क्या इस चेंज का क्या फायदा है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ठीक है। सो जो रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे चेंज एजेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक्सप्लेन कर सके कि ये चेंज एफर्ट क्यों लाया गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? When they treat resistance only as a threat rather than a point of view to be discussed, they may increase dysfunctional conflict, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरह देखेंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके अंदर एक डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, आपके एम्प्लॉयज के अंदर एक डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता था? दैट नेगेटिव एस्पेक्ट दैट हिंडर्स द ग्रुप नॉर्म्स, दैट हिंडर्स द ग्रुप परफॉर्मेंस, that decrease the communication or widen the communication gap, that is the dysfunctional conflict। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। सो हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं हम व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ चेंज, ठीक है। चेंजेस के क्या सोर्सेस हो सकते हैं, सॉरी, रेजिस्टेंस टू चेंज, सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। ये जो हम रेजिस्टेंस करते हैं, ये फॉर अ चेंज, इनके सोर्सेस क्या है? दैट कैन बी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस, ठीक है। हम किसी भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं, इसकी दो वजह होती है, दो सोर्सेस होती है, मूल धारक होती है। एक होती है
व्यक्तिगत और एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सोर्सेस है उसमें क्या आती है, हैबिट। सबसे पहला होता है हैबिट, मतलब हमारा जो हैबिट है, हम जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर देते हैं, आवर टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड इन आवर अकस्टम्ड वेज becomes the source of resistance, ठीक है। To cope with life's complexities, we rely on habits or programmed responses. But when confronted with change, these tendencies to respond in our accustomed ways become a source of resistance. For example, जैसे आपका एक हैबिट है that in the organization you will come at 9 AM, ठीक है, in the morning, क्योंकि वही टाइमिंग्स है। बट अब जब मैनेजमेंट में चेंज आया है तो अब उन्होंने एक पॉलिसीज बनाई है कि अब हर एक एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय हैज टू रिपोर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एट 12 noon, ठीक है। तो क्योंकि आप अकस्टम्ड है विद योर हैबिट, आप रेजिस्ट करेंगे इस चेंज को, ठीक है। सो वन ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इज हैबिट। Next is security. People with high need of security are likely to resist change because it threatens their feelings of safety. अगर आपको लग रहा है कि जो चेंज आया है उससे आपके सिक्योरिटी पर, आपके सिक्योरिटी नीड्स पर अगर कुछ फर्क पड़ सकता है तो you will resist from that change, ठीक है। Next is economic factors. Changes in job tasks or established work routines can arouse economic fears if people are concerned that they won't be able to perform the new tasks or routines to their previous standards, especially when pay is closely tied to productivity. For example, आप एक डिपार्टमेंट X में वर्क करते थे, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन था कि you have to produce 50 units per day, ठीक है। अब आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया where you have to produce 80 units per day and 80 के अबव जैसे ही आप प्रोड्यूस करेंगे इवन 81, तो सारे यूनिट्स के जो पर यूनिट प्राइस है आपको इंसेंटिव्स 1000 पर यूनिट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बट आप उस चेंज से रेजिस्ट करेंगे, पर क्योंकि आपको पता है योर कैपेसिटी इज अप टू 50 यूनिट्स, आप 80 यूनिट्स तक बना ही नहीं पाएंगे, तो यू फॉर दैट इकोनॉमिक फैक्टर दैट रिलेटेड टू योर पे, उसकी वजह से यू वांट टू रेजिस्ट फ्रॉम द चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अननोन. चेंज सब्स्टिट्यूट्स एम्बिग्युइटी फॉर द अननोन. एम्बिग्युइटी मीन्स अनसर्टेनिटी, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि उस चेंज का आप पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, आपके वर्क पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, तो यू आर अननोन फ्रॉम दैट चेंज एंड दैट इज व्हाई यू विल रेजिस्ट फ्रॉम द चेंज, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो in for the resistance of change there are 4 individual sources, that is habit, security, economic factors and fear of the unknown. अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस. ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस भी 4 सोर्सेस है from which we resist for the change. Organizational sources reside in the structural makeup of organizations themselves. First is structural inertia. Organizations have built-in mechanisms such as their selection processes and formalized regulations to produce stability. Organization एक सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर एक सेट पॉलिसीज, सेट रूल्स के अकॉर्डिंग एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मलाइज्ड करती है, ले डाउन करती है इन ऑर्डर टू कीप दैट स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? When an organization is confronted with change, this structural inertia acts as a counterbalance to sustain the stability. जब कोई change लाया गया है with reference to that structural inertia, that change might affect the structural makeup of the organization, and that is the structural inertia. अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, बट आपने अब डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया है एंड एज अ रिजल्ट उसके वजह से आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस काउंटर इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब या फिर क्लैश कर रहे हैं, तो दैट इज द स्ट्रक्चरल इनर्शिया. उसके वजह से यू वांट टू रेजिस्ट द चेंज, ठीक है. नेक्स्ट इज लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज. Organization consists of a number of interdependent subsystems.
One can be changed without affecting the others. So limited change in the subsystems tend to be nullified by the larger system. इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, वी ऑल नो दैट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस, वो बहुत मल्टीट्यूड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नॉर्म्स, एथिक्स, बहुत कुछ लेट डाउन करती है और एवरी सिस्टम इज interrelated, interdependent into another system. For example, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, दैट विल बी गो टू द पैकेजिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर वो प्रोडक्ट पैकेज्ड होंगे, फिर वो प्रोडक्ट वेयर हाउसेस में जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट विल मेक श्योर दैट हैज बीन रीच टू द टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है, या कस्टमर्स. So every function is interrelated in the organization, right? So when we will incurred or when we will introduced a change in any of these processes जो भी interrelated है, जहाँ पर भी हम change लाने की कोशिश करेंगे, इसके वजह से impact हर एक function पर पड़ेगा and as a result हमें हर एक function में changes लाने पड़ेंगे. So that is the reason कि बहुत limited focus होता है change का. Okay? Next, inertia. Even if individuals want to change their behavior, group norms may act as a constraint. We have already discussed in the unit 4 what is group norms, what is group culture. We have already discussed that. ठीक है, group norms क्या होता है? कोई आप predefined policies या rules define करते हैं, that is the group norms, right? So अगर कोई change लाया गया है जिसके वजह से group के नॉर्म्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल्स वांट टू रेजिस्ट फ्रॉम द चेंज, ठीक है. सो ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई वी हैव पुट दिस इनटू द सोर्सेस अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस, ठीक है. नेक्स्ट इज थ्रेट टू एक्सपर्टाइज. चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स में थ्रेटन द एक्सपर्टाइज ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रुप. अगर कोई चेंजेस लाया गया है जिसके वजह से जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, जो कि allocated to a particular function के लिए और allocated to particular expertise के लिए अगर उस ग्रुप को फॉर्म किया गया है और कोई चेंजेस लाया जा रहा है जिसके वजह से उनकी एक्सपर्टीज पे, उनके फंक्शन पर, ग्रुप के फंक्शन पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन wants to resist from the change. Yeah. Next is threat to establish power relationships. Any redistribution of decision-making authority can threaten long-established power relationship within the organization. अगर कोई भी changes आ रहे हैं in the decision-making authority की, कौन decision लेगा, उसके वजह से अभी तक जो भी power relationship था organization में, उन पर impact पड़ेगा. For example, राम एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सोचा कि उनको एमडी तो रखते ही है, साथ ही साथ एमडी के ऊपर सीनियर एमडी हम एक रिक्रूट करते हैं, ठीक है. तो उन्होंने सीनियर एमडी रिक्रूट कर दिया एंड नाउ एवरीवन हैज टू रिपोर्ट टू सीनियर एमडी, राइट. सो अब एमडी जो थे वो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनके पास जो पहले से एस्टैब्लिश्ड, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड पावर रिलेशनशिप था, उनके पास जो पावर्स थे, दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड एज अ रिजल्ट उनमें स्ट्रेस इंक्रीज होगा, एंजाइटी इंक्रीज होगा एंड मल्टीपल वेज से उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट थ्रेट टू एस्टैब्लिश पावर रिलेशनशिप्स, मतलब अगर कोई भी अथॉरिटी में चेंजेस आने के में कोई चेंज लाया जा रहा है, ठीक है, इसके वजह से लॉन्ग एस्टैब्लिश पावर रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है. दैट इज द रीजंस, दैट आर दीज आर द सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज. नाउ लेट्स कम टू द चेंज मैनेजर. बिफोर दैट let me take your doubts if you have any. Good afternoon, Manisha. Yes, objectives, importance and features are interrelated, ठीक है. जहाँ पर आपको importance मांगेंगे तो वहाँ पर आप importance की तरह sentence को form कीजिए, ठीक है. That it helps to, right, इस तरीके से.
जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स मांग रहे हैं या फीचर्स मांग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम काइंड ऑफ थिंग्स, वहाँ पर आप उस वे में लैंग्वेज को लिखिए, जैसे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू दिस, ठीक है, वहाँ पर टू का यूज कीजिए। तो बस सेंटेंस फॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे, बाकी आपके जो मेन थिंग, जो आपके कंटेंट है दैट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। हो रहा है क्या? इज इट स्टक? Yes, Karthik, you can also add psychological and social factor in individual sources to resistance of change. Psychological factors कैसे? आपके जो प्री नोशंस है या फिर आपके प्री वैल्यूज है, उसमें अगर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्यू टू द चेंजेस, उसके वजह से भी आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं फॉर द चेंजेस, ठीक है। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, सोशल फैक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? जैसे जो सोसाइटल नॉर्म्स है, सोसाइटल एथिक्स है, सोसाइटल बिलीव्स है, अगर उस चीज को हार्म कर रहा है ड्यू टू द चेंजेस, उसके वजह से भी आप चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है कार्तिक। Talking about Santosh, I have explained this. What is the difference between nature, objectives, importance and characteristics? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब जो चेंजेस आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस चेंज को हम किस वे में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता वो जो चेंज है दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दैट इज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर मतलब यू नो दैट आवर वर्ल्ड, आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर ग्लोबल सिस्टम इज so much dynamic and developing day by day, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था जहां पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था, या फिर हुआ भी करता था तो सब पर एक्सेस नहीं था, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स आने लगे, कंप्यूटर्स के यूज आने लगे। पहले जो अकाउंटिंग होता था सब कुछ मैनुअली होता था, ठीक है। सब कुछ ए टू जेड, जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, सब कुछ मैनुअली होता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, राइट, जहां चेंज आया कि सब कुछ बाय द सॉफ्टवेयर होता है। आपने एक एंट्री डाल दी, दैट ऑटोमेटिकली थ्रू द टैली सॉफ्टवेयर एंड अदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू लेजर में कन्वर्ट हो गया। उसी एक सिंगल डाटा एंट्री से आपका लेजर आ गया, बैलेंस शीट आ गया, सब में एंट्रीज हो गए, ठीक है। सो पहले एक मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन एक चेंज आया जिसकी वजह से सब कुछ ऑनलाइन या फिर कंप्यूटराइज्ड हो गया, ठीक है। तो दैट चेंज को हमें कैसे मैनेज करना है कि अब जब ये चेंज आया गया फ्रॉम दैट मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड, तो बहुत लोगों ने रेजिस्ट किया होगा, राइट। लेकिन दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ताकि फास्ट काम हो सके, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इकोनॉमिकल हो। इसके वजह से उस चेंज को लाने की बहुत जरूरत थी। तो उस चेंज को हम कैसे ला सकते हैं? जो लोग, जो इंडिविजुअल्स रेजिस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे हम समझा सकते हैं कि ये चेंज आपके लिए बेटर है? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टूल्स एंड रिसोर्सेज टू डील विद द चेंज। चेंज मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां पर हम अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को थ्रू आवर टूल्स, थ्रू आवर रिसोर्सेज, कि हम कैसे जो चेंज आया है उसको कैसे डील करें। अब फॉर एग्जांपल ये जो कोविड के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज हुआ है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ चेंज। तो कैसे जो मैनेजर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उन्होंने किस तरीके से अपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज किया इन ऑर्डर टू शिफ्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दैट फिजिकल मोड टू ऑनलाइन मोड। कैसे उन्होंने अपने नॉलेज, अपने डिफरेंट टूल्स, रिसोर्सेज को यूज किया फॉर डीलिंग विद दिस चेंज, ठीक है। So it involves defining and adopting corporate strategies, structures, procedures and technologies to handle changes in external conditions and the business environment. Change management में क्या होता है कि हम किस तरीके से हम different
कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, प्रोसीजर्स यूज करते हैं, वी इनकलकेट द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजीज, हम कैसे एक चेंज को हैंडल करते हैं इन ऑर्डर टू यूज दैट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चेंज मैनेजमेंट के डिफरेंट मॉडल्स है, like Porter's के change management theory है, then we have Kurt Lewin's change management theory, then we have McKinsey's 7S model और ADKAR change model। ठीक है, फिर Bridge transition model, ये सारे बहुत सारे मॉडल्स है change management के। Approx I guess as far as I know 6-7 change management models है, but specifically change management model कौन सा आप को करना है, that is not mentioned in your syllabus. So if the question comes regarding the change management, कोई specific theory या specific model, any one out of these, you can write about the Porter's change management theory or you can write about Kurt Lewin's change management model। ठीक है, या फिर अगर it is coming in 20 marks, so you can write about both of them। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या है पोर्टर्स चेंज मैनेजमेंट थ्योरी। अब पोर्टर ने कहा है उन्होंने ये बोला है कि 8 स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इनकलकेट कर सकते हैं। ये 8 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले establish a sense of urgency by creating a compelling reason for why change is needed। आप अपने एम्प्लॉइज को को आप ये बताएंगे, ये सेंस दिलाएंगे कि ये जो चेंज है दैट इज वेरी अर्जेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई इट इज नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल गिव द रीजन टू देम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म अ कोलिशन विद इनफ पावर टू लीड द चेंज। नेक्स्ट स्टेप है एक ग्रुप बनाना, एक कोलिशन बनाना विच हैज द मैक्सिमम पावर कि उस चेंज को लीड कर सके। ठीक है, मतलब कोई ऐसा लीडर्स ढूंढना या फिर कोई ऐसे चेंज एजेंट्स ढूंढना जिसकी वजह से वी कैन गो मूव अहेड इन दिस चेंज प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएट अ न्यू विजन टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द विजन। अब हम चेंज ला रहे हैं तो हमारे विजन में भी कुछ चेंजेस आएंगे, राइट? तो उस विजन को, न्यू विजन को हमें समझना है, उसको डायरेक्ट करना है और उस विजन को अचीव करने के लिए हमारे क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, उसके बाद स्टेप व्हेन वी कम्युनिकेट द विजन थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एज अ सीनियर मैनेजमेंट वी हैव स्ट्रैटेजाइज्ड आवर विजन, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करने हैं, क्या हमारे विजन है, किस तरीके से हम उस विजन को अकम्प्लिश कर सकते हैं। वी हैव एज अ टॉप मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस दैट। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये बोलिए नेक्स्ट स्टेप है इन द चेंज मैनेजमेंट थ्योरी कि हम कम्युनिकेट करेंगे जो भी हमने विजन सोचा है या जो भी स्ट्रैटेजी सोचा है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे टू ऑल द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ द फिफ्थ स्टेप इज एम्पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू चेंज एंड एनकरेजिंग रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम क्या करेंगे, हम जो एम्प्लॉइज हैं उनको एम्पावर करेंगे, उनको बताएंगे कि ये जो विजन है वो आपके लिए कितना लाभदायक है, साथ ही साथ जो भी बैरियर्स है, ठीक है, जो भी हर्डल्स है, जो भी हिंड्रेंसेस है, ऑब्स्टिकल्स है, उनको हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसोर्सेज की कमी है, उस चेंज को इनकलकेट करने के लिए, उस चेंज को लागू करने के लिए अगर कोई रिसोर्सेज में कमी है तो उस रिसोर्सेज को हम इंक्रीज करेंगे। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम लोन लेंगे या कोई भी डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज के थ्रू हम मनी का इनफ्लो करने की कोशिश करेंगे और एम्प्लॉयज को इंकरेज करेंगे कि वो इस रिस्क को ले इन ऑर्डर एंड एक कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज प्लान फॉर क्रिएट एंड रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म इवेंट्स दैट मूव द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द न्यू विजन। अब हमारे सिक्स्थ स्टेप में क्या है कि हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देंगे जो इस चेंज को लागू कर पा रहा है, जो इस चेंज को अडॉप्ट कर पा रहा है। ठीक है, हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, वी विल give them some reward, we will give them some recognition, we will give them some praises if they means employees are able to adapt that change। ठीक है, in the seventh step we will do consolidate
improvements, reassess changes, and make necessary adjustments in the new programs. In the 7th step what we will do कि अगर उस change में कुछ improvement लाने की ज़रूरत है, मतलब जो resources है that is not necessary, we have to add on that, or we have to improve something or another thing, we will think about that. We will reassess our change and we will make necessary adjustments in the new program. ठीक है? Is that clear? And the 8th one is reinforce the changes by demonstrating the relationship between new behaviors and organizational success. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वो चेंज लागू हो गया है, हमने उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाया था वो भी हमने देख लिया है, न्यू एडजस्टमेंट भी कर लिए हैं. अब हम देखेंगे कि जो चेंजेस आया है उस पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है एम्प्लॉयज पर और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पर. ठीक है? सो दिस इज द मॉडल which has been given by the author for the change management. ठीक है? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मैनेजमेंट मॉडल which is given by Lewis. ये जो चेंज मैनेजमेंट मॉडल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, बट इट इज वेरी रिलेवेंट नाउअडेज इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टू. ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं बहुत ही क्रूशियल मॉडल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेंज मैनेजमेंट. In this model is named after its originator Lewis. Obviously इस मॉडल को किसने लाया है, कौन इस मॉडल के ओरिजिनेटर है? Lewis. ठीक है? Who developed it in the 1950s. It is divided the change process into 3 stages. जो चेंज प्रोसेस है उसको 3 स्टेजेस में इन्होंने ओरिजिनेट किया है, इन्होंने ले डाउन किया है कि 3 प्रोसेस में 3 स्टेजेस में हम चेंज मैनेजमेंट को इम्प्लीकेट कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? फर्स्ट इज अनफ्रीज. जो हमने ओटर्स का चेंज मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा है विद 8 स्टेप्स. उस 8 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स अनफ्रीज में आ जाते हैं, कुछ चेंज में और कुछ रिफ्रेज में. वी विल स्टडी वही सेम वे में ही हम उस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन वो 8 स्टेप्स को कंबाइन होकर 3 स्टेप्स में है यहाँ पर. ठीक है? या फिर ऐसा बोला जा सकता है क्योंकि लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल पहले आया है, इस 3 स्टेप्स को 8 स्टेप्स में कन्वर्ट किया गया है. नेवरदलेस मतलब ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है. ठीक है? First is in this Levin's change management model, the first stage is unfreeze stage. This is the preparation stage. Here we will prepare the employees how they can implement this change in the organization, in their work, their productivity. For example, जो मैनुअल वे से ऑनलाइन वे में आया है, कंप्यूटराइज्ड वे में जो अकाउंटिंग किया गया या फिर कुछ भी बुक्स ऑफ एंट्री हो जाए या फिर परचेज ऑर्डर हो जाए, सेल्स ऑर्डर हो जाए, कुछ भी हमने जब मैनुअल वे से हमने जब कंप्यूटराइज किया तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, हमने अपने एम्प्लॉयज को समझाया होगा कि ये क्यों जरूरी है. ठीक है? हमने उनको एक्यूरेटली वी हैव अंडरस्टैंड देम, उनको समझाया कि इस चेंज की क्यों जरूरत है और इस चेंज से क्या रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है? इससे आप पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, आपकी ग्रोथ पर, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को कंप्लीट अचीव करने के लिए क्या क्यों नेसेसिटी है. ठीक है? ये चेंज लाना. ठीक है? सो दिस इज द प्रिपरेशन स्टेज. सो हियर वी एनालाइज आवर थिंग्स and we accurately understand what needs to be changed to get the intended results. In this stage, the organization communicate to employees need of the change and what to expect, so everyone impacted is prepared. मतलब हम employees को prepare करते हैं बताकर कि जो change आया है ये आपके लिए कैसे beneficial है और साथ ही साथ organization के लिए भी कैसे beneficial है. अब next आता है change, जहाँ पर हम इस phase को implement करते हैं. हमने ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया आज से, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर एग्जांपल. ठीक है? हमने फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट किया कि फ्रॉम 1 अप्रैल हम सब सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली होते थे, अब से फ्रॉम दिस 1 अप्रैल हम सब कुछ कंप्यूटराइज्ड करेंगे. ठीक है? सो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज, दैट इज द चेंज फेज इन द Levin's change management model. In this, we put the change into the practice and keep communicating the providing support to all employees involved.
अब इसमें हम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे अब इस चेंज में, फॉर एग्जांपल जो हम मैनुअल से कंप्यूटराइज में आए हैं, इसमें हम उनको समझाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे कंप्यूटर को यूज करना है, क्या सॉफ्टवेयर्स है, नेसेसरी रिसोर्सेज देंगे, कंप्यूटर्स देंगे, डेस्कटॉप देंगे, फिर हम एक अच्छे चेयर देंगे जिसमें वो आराम से बैठकर कंप्यूटराइज वर्क कर सके। इस तरीके से हम सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्टिंग रिसोर्सेज वी विल प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू इनकलकेट दैट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, in the last step, that is refreeze, we will in this step we will avoid falling back into the old way of doing things, develop a strategy to check in and make sure the changes sticks। इस स्टेज में हम ये करेंगे कि हमें पुख्ता करना है, जो चेंज हम ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस चेंज को हमें पुख्ता करना है। अब हम अपने एग्जांपल से हम समझते हैं, हम जब मैनुअल से कंप्यूटराइज कर रहे हैं तब हम ये देखेंगे कि अब जब हम कंप्यूटराइज करें तो कुछ एम्प्लॉयज ये सोचेंगे कि नहीं, पहले वाला काम ही अच्छा था, हम जैसे मैनुअली करते हैं, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या डालना पड़ रहा है, कौन सी जनरल एंट्री कहाँ जा रही है, कौन सा लेजर एंट्री कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कितना भी उनको ट्रेनिंग दे रहे तब भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कोई भी चेंजेस लाएंगे, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल में दैट रेजिस्टेंस विल कम। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस जो है वो कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल में ही होता है, किसी में बहुत कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ चेंज तो होता ही है। तो obviously when the organization is inculcating one change into the organization, तब एक resistance to change आएगा। लेकिन organization की ड्यूटी है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि जो एम्प्लॉयज है वो वापस फिर से पुराने सिस्टम में ना जाए, एक चेक रखते रहे कि न्यू चेंज को उन्होंने अप्लाई किया है, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करे कि कैसे वो जो चेंज लाया गया है वो चेंज सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए रिव्यू करते रहे कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, इनके काम को स्पीड करने के लिए या कुछ डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द स्टेज ऑफ रीफ्रीज। ठीक है, सो फ्रूट लेवल्स ने 3 स्टेज दिया, दैट इज अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। इज दैट क्लियर? सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ योर दिस टॉपिक, दैट इज चेंज। अब आते हैं कोई डाउट्स है उस पर, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वो आपके लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है ऑफ दिस यूनिट। ऑलरेडी प्रोवाइडेड द PPTs of rest of the units। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आज ये सबमिट कर ये अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एग्जाम का पूरा चांसेस है कि ऑफलाइन ही हो, बट ऑनलाइन होगा नहीं होगा दैट विल बी डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि क्या करते हैं, बहुत इमिनेंट ऑफिशियल्स है, वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। सो जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। ठीक है, यही सोचकर चलिए कि ऑफलाइन ही होगा, जो कि 99% चांसेस है कि ऑफलाइन ही है होगा। सो उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो दैट्स ऑल, कोई और डाउट्स है नहीं है? ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, दैट इज स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, वेयर वी यूजुअली इन अ डे हम हमेशा ही बोलते रहते हैं हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या आई एम गोइंग थ्रू विद स्ट्रेस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेरी एंशियस। ये सब हम ये सारे वर्ड्स आजकल बहुत यूज करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इन अर्लियर ट्रेस वी नो कि स्ट्रेस क्या होता है, बट हम उसको स्ट्रेस टर्म में यूज नहीं करते थे। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस क्या है, ये एक बहुत मॉडर्न टर्म है, नॉट मॉडर्न टर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, इस चीज को समझने लगे हैं आजकल कुछ 20-25 साल पहले से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये न्यू है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं।
सो स्ट्रेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रिंजर, ठीक है, स्ट्रिंजर वर्ड से ये वर्ड डिराइव हुआ है स्ट्रेस। नो वन इज इम्यून टू स्ट्रेस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ टिल डेथ, एन इंडिविजुअल इज इनवेरिएबली एक्सपोज्ड टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे मैंने कहा, ये जो स्ट्रेस है ये सब में के पास ही होता है, सब पर ही होता है, फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ दिस स्ट्रेस लेवल इज गोइंग ऑन। आप डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं एंड यू आर एक्सपोज टू दैट सिचुएशंस। स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। स्ट्रेस क्या है, इसको अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन बोले या सिंपल लाइन में समझने की कोशिश करें, स्ट्रेस क्या है, एक इमोशनल और फिजिकल टेंशन है। ये एक डायनामिक कंडीशन है जहां पर जो इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रेंट और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही और शी desires, from which outcome is perceived to be both uncertain and important. अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स है। यहाँ पर क्या कहा गया है, स्ट्रेस क्या है, डायनामिक कंडीशन है। डायनामिक कंडीशन क्यों है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर निर्धारित करता है कि सिचुएशन कैसा है, इसलिए इट इज अ डायनामिक कंडीशन जहाँ पर जो इंडिविजुअल है ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर होता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है वो कन्फ्रंट कर रहा है किसी अपॉर्चुनिटी को देखकर या किसी कोई कंस्ट्रेंट है या कोई डिमांड है, उसके वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी कॉन्स्ट्रेंट मतलब किसी भी बाधा या कोई डिमांड कर रही है सिचुएशन, इस वजह से उसको स्ट्रेस होता है, जो कि ऐसा डिमांड है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है या फिर ऐसा कॉन्स्टेंट है जो कि अनसर्टेन है, वो सर्टेनिटी नहीं है उसकी, वो कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका इम्प्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, वेरी अनसर्टेन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, ये डायनामिक कंडीशन है इन विच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रेंट एंड डिमांड related to what he or she desires, for which outcome is perceived to be both uncertain and important, ठीक है। In general sense, stress is pressures people feel in life due to the reaction to situation. किसी भी सिचुएशन को आप रिएक्ट करते हैं, उसके वजह से आपको कोई प्रेशर फील हो रहा है, दैट इज स्ट्रेस इन सिंपल टर्म्स। ये जो हंस सिले है, हंस सिले इज वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन जिन्होंने ये जो स्ट्रेस को है इसको बेसिकली डिफाइन किया था, या फिर इनको फादर ऑफ स्ट्रेस भी कहा जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इन्होंने बेसिकली स्टडी किया कि एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट स्ट्रेस। तो हेंस सिले इज द फादर ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस इज एन एडॉप्टिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सिचुएशन दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड और बिहेवियरल डेविएशन फॉर फिजिकल पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रेस क्या है, एडॉप्टिव रिस्पॉन्स है। आप रिस्पॉन्स करते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट, विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, जो कि आपके अंदर कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल डेविएशन लाता है। मतलब आप जैसे साइकोलॉजिकली सोचते हैं उससे आप हटकर डेविएट हो जा रहे हैं, उसके वजह, किसकी वजह से, स्ट्रेस के वजह से, या फिर आपकी फिजिकल डेविएशन हो रहा है, या फिर आपके बिहेवियरल में कोई चेंज आ रहा है, दैट कैन बी एस्पेक्ट ड्यू टू द स्ट्रेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स। स्ट्रेस क्या है, ये हाईएस्ट होता, स्ट्रेस हाईएस्ट होता है फॉर दोज who don't know if they will win or lose, and lowest for those that will feel that winning is an inevitable. आपने ये चीज नोटिस किया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट में जा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको फर्क पड़ता है कि आप जीते या हारे, आपको फर्क पड़ता है, ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल पर होगा, ठीक है। लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आप जीते या हारे, आपके लिए कोई तवज्जो नहीं रखता है, आप तो ऐसे ही गए थे। ऐसे वाला अगर आपका एटीट्यूड है या आपने ऐसी मेंटालिटी है, देन आपका स्ट्रेस लेवल उस टाइम पर सबसे लो, ठीक है।
इसको हम किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं। अगर कोई वर्क है उसको हमें फर्क पड़ता है कि हम इस को कंप्लीट करें या नहीं करें, ठीक है, तो स्ट्रेस हाईएस्ट होगा। या अगर हमें किसी चीज पर फर्क ही नहीं पड़ता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल सबसे कम होगा, ठीक है। The negative side of stress, that is, this stress has attracted much attention and concern as it is adversely affects the employees' mental and physical health and in turn their performance. When we think about stress, ठीक है, अगर आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि स्ट्रेस मतलब नेगेटिव साइड, मतलब नेगेटिव ही होगा, मतलब स्ट्रेस हो रहा है मतलब उसके वजह से उसकी मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, उसकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। आपका दूसरा दोस्त ये समझ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव ही हो, ठीक है। स्ट्रेस का एक पॉजिटिव साइड भी होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेस, ठीक है। नेगेटिव साइड को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रेस, और पॉजिटिव साइड को कहते हैं हम ऑस्ट्रेस। ऑस्ट्रेस किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द हेल्दी, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव आउटकम ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब किसी स्ट्रेस की वजह से कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आउटकम आ रहा है, उसको हम किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट में उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। For example, a sports person especially take pressure positively, and in stressful situation they come out in flying colors. If we talk about cricket, हम ये देखते हैं, हम विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पर वो हमेशा चेस करते हैं, वो स्ट्रेस को एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन लेते हैं, जहाँ पर वो आफ्टर डूइंग द सेकेंड इनिंग्स लेते हैं, मतलब सेकेंड टर्म में लेते हैं, चेसिंग वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो चेस करने से वो स्ट्रेसफुल इवेंट को वो पॉजिटिव आउटकम, एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम में लाते हैं। तो दैट इज व्हाई दैट स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव साइड आल्सो एंड इट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेस, ठीक है। ऑस्ट्रेस इज अ स्ट्रेस एक्सपीरियंस दैट एक्टिवेट्स एंड मोटिवेट्स पीपल टू अचीव देयर गोल्स एंड सक्सीड इन देयर लाइफ चैलेंजेस। ऑस्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आपके अंदर कुछ गोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यू कैन सक्सीड इन द लाइफ चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत वो लगता था कि आई विल ऑब्वियसली कम्पीट इन द कंपटीशन, ठीक है, कोई भी डिबेट हो, कोई भी सिंगिंग कंपटीशन हो या फिर डांस, एनीथिंग, एनी सीसीए में मेरा नाम हमेशा होता था, ठीक है। बट जब मैं स्टेज में जाती थी मेरे पैर बहुत कांपते थे, ठीक है, लेकिन मेरे वॉइस से, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से कभी पता नहीं चलता था। दैट इज माई ऑस्ट्रेस। आई वॉज वेरी स्ट्रेसफुल इन दैट सिचुएशन, इन एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन। हर बार मुझे वो स्ट्रेस होता ही था कि क्या मैं विन करूंगी, क्या मैं लूज करूंगी, ठीक है। बट दैट मेड मी कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि मैं उस स्ट्रेस को मैं एक पॉजिटिव वे में लेती थी, मैं उससे मैं मोटिवेट होती थी कि यस आई हैव टू डू इट, ठीक है। तो दैट इज माय ऑस्ट्रेस एंड दैट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माय लाइफ, ओके। दिस मीन्स पीपल नीड सम स्ट्रेस टू सर्वाइव। यस, एवरीवन नीड्स सम और अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस टू सर्वाइव। अगर आपके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर थिंकिंग कि कल मेरा क्या लक्ष्य है, क्या करना है, मुझे क्या अकम्प्लिश करना है, देन वहाँ पर ही स्ट्रेस लेवल जनरेट होता है। जब स्ट्रेस माइल्ड हो तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, बट जब वो एक्सट्रीम हो जाता है, जिसको हम बर्नआउट भी कहते हैं, तब बहुत एक मेंटल इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेस। बट एक माइल्ड स्ट्रेस होना कि हमें कल क्या अचीव करना है, कल हमारा क्या अकम्प्लिशमेंट है, जैसे अगर your exams is coming 1.5 months है almost, तो अप्रॉक्स तो आप में एक स्ट्रेस है कि आई हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, आई हैव टू गो थ्रू फ्रॉम यूनिट वाइज यूनिट्स। अगर एक माइल्ड स्ट्रेस आप रख रहे हैं तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर रिजल्ट्स, क्योंकि आप सबसे पहले आप तैयार करें, बाकी सबसे तो आप एक हायर एज में हैं, आप 2-3 बार रिविजन कर ले रहे हैं, मतलब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट you will obviously come out with the flying colors, मतलब आपकी ग्रेड्स 80% अबव तो होंगे ही होंगे, ठीक है।
जो इंसान 2-3 बार रिवाइज कर रहा है क्योंकि उसके अंदर माइल्ड स्ट्रेस है, उसके तो मार्क्स अच्छे आने ही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई हैंस सैल्वे ने क्या कहा है, जो स्ट्रेस है इट इज द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इज डेथ। अगर स्ट्रेस ही नहीं है, माइल्ड स्ट्रेस नहीं है, तो आपके लाइफ में वो स्पाइस ही नहीं है, और अगर स्ट्रेस नहीं है तो फिर दैट विल एक स्टैग्नेंट, एक डेथ वाला ही कंडीशन हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टेंट्स एंड डिमांड। स्ट्रेस नेगेटिव होता है जब इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टेंट्स एंड डिमांड। कॉन्स्टेंट्स एंड डिमांड्स क्या होता है, ये कुछ टर्म्स है, माइट भी आपके केस स्टडीज में ये टर्म्स आ जाए कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन दिस केस स्टडी, या फिर या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि stress as the spice of life and absence of stress is death. Do you think that? Explain. Simple. तब आपको उसके पॉजिटिव साइड बताना है, नेगेटिव साइड क्या होता है ये सब बताना है, ठीक है। Constant क्या होता है? Constants are forces that prevent a person from doing what he or she wants. Constant बाधा जो बाधा एक व्यक्ति को कोई काम करने से रोकता है, that is the constraint. डिमांड क्या है? It represents the loss of something desired. जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, that is the demand. These are the two conditions that are necessary for potential stress to become actual stress. अगर stress actual stress तब बनता है जब demand और constraint होता है. For example, Saloni, a full-time employee, may feel stressed when she is confronted with project because she is facing an opportunity, a chance to achieve something, make extra money, and receive recognition. जब एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल सलोनी, वो स्ट्रेस उनको कब फील हुआ, जब एक प्रोजेक्ट उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आपको इस प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। क्या अपॉर्चुनिटी? कि उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, कुछ रिकग्नाइजेशन मिल सकता है, एक न्यू हाइट में जा सकती है, और कॉन्स्टेंट और डिमांड्स भी है। मतलब क्या कॉन्स्टेंट, क्या डिमांड्स, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करने पड़ेंगे, या फिर क्योंकि इसमें लॉन्ग वर्किंग आवर काम करना पड़ेगा, तो डिमांड क्या है? लॉस ऑफ समथिंग डिजायर्ड, मतलब जो आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं वो टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर अ चांस दैट हिज नॉलेज एंड स्किल्स aren't enough to complete the project करेक्टली, या फिर आप रेजिस्ट भी करेंगे इस चेंज से। एक कंस्ट्रेंट आता है कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी कॉम्पिटेंस है, जो मेरी स्किल्स है, वो एनफ नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो इसके वजह से आपको स्ट्रेस जनरेट होगा। सो स्ट्रेस में कॉन्स्टेंट और डिमांड होगा, तब जाके वो एक एक्चुअल स्ट्रेस में कंप्लीट होगा, ठीक है। और भी कुछ टर्म्स है जैसे चैलेंज स्ट्रेसर्स। चैलेंज स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स एसोसिएटेड विद वर्कलोड, प्रेशर टू कंप्लीट टास्क एंड टाइम, जो कि चैलेंजिंग है, जो कि वर्कलोड से एसोसिएटेड है, प्रेशर से एसोसिएटेड है, टाइम अर्जेंसी से एसोसिएटेड है, दैट आर चैलेंज स्ट्रेसर। और हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स किसे कहते हैं? या फिर जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए, that keep you from reaching your goals, आपको हिंडर करती है, जैसे रेड टेपिज्म, ऑफिस पॉलिटिक्स, कंफ्यूजन ओवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आपको हिंडर करते हैं, दैट इज व्हाई यू हैव दैट स्ट्रेस जनरेटेड इन योरसेल्फ, ठीक है। अनदर टर्म इज बर्नआउट, जो कि मैंने कहा था, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाएगा उसको हम बर्नआउट कहेंगे। It is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. It occurs when you feel overwhelmed, emotionally drained, and unable to meet constant demands. जब आप बहुत ही इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, आप बहुत ही exhausted हो जाते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जब एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाता है, दैट इज द बर्नआउट सिचुएशन, ठीक है। अब आते हैं हम सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू शुड नो कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, व्हेन यू आर फीलिंग हेडेक, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, टॉन्ट मसल्स, मस्कुलर स्विचेस, फटीग, थक जा रहे हैं, ब्रेथलेस हो रहे हैं, स्किन में इरिटेशन हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे जो सिम्टम्स है दैट इज द स्ट्रेस
जो कि बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेस है जिसके वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं आपके बॉडी में, ठीक है। माइंड में कैसे सिम्टम्स आपको पता चलेंगे? आप बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत वरी हो रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत मडल्ड थिंकिंग है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन थिंकिंग नहीं है, मतलब टू द पॉइंट थिंकिंग नहीं है, बहुत मडल्ड, मतलब इन व्हाट सेंस, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ला रहे हैं, आपकी बातों पे तवज्जो नहीं है, आपकी बातों में सेंस नहीं है, सेंसलेस बातें कर रहे हैं, सेंसलेस सोच रहे हैं, तो दैट इज मॉडल थिंकिंग। नेक्स्ट इज इम्प्योर जजमेंट, आपका जजमेंट सही नहीं है, आपको रात को बहुत सपने आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत हैस्पिरेशंस ले रहे हैं, तो दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेस, ठीक है। बिहेवियर में कैसे कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप बहुत एक्सीडेंट प्रोन हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं कि आप कहाँ देख रहे हैं, आपका माइंड हाथ पैर का कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा व्हाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, तो एक्सीडेंट प्रोन हो रहे हैं, या फिर आपकी भूख मिट जा रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर आप ज़्यादा पानी पीना चाह रहे हैं, या फिर बहुत आपकी नींद चली गई है, रेस्टलेसनेस हो रही है, या फिर यू आर स्मोकिंग मोर। और इमोशंस में कैसे स्ट्रेस है, उसमें इमोशन में क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? यू हैव लॉस इन योर कॉन्फिडेंस, बहुत फंसी फील कर रहे, इरिटेबल, डिप्रेस्ड, अपैथी, एलियनेशन, मतलब आप सबसे दूर दूर अलग अलग रह रहे हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स व्हेन यू कैन कम अक्रॉस कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। Now before moving to next सब टॉपिक, मतलब इसके ही डिफरेंट टॉपिक्स में आगे जाए, हम देख लेते हैं और कोई डाउट्स है तो। There are 6 models, but only 1 or 2 models, ठीक है। इसलिए जो इजी मॉडल्स है, जो बहुत रेलेवेंट मॉडल्स है फॉर द चेंज मैनेजमेंट, वही मॉडल्स मैंने आपको कराया है, ठीक है। पर मैं 5th यूनिट दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है रजनी। मैंने कोई गूगल क्लासरूम का लिंक नहीं भेजा है, कोड नहीं भेजा है, मैंने एक सिर्फ गूगल ड्राइव का लिंक भेजा है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक, आपको एक गूगल ड्राइव का एक लिंक खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहाँ पर फोल्डर्स में डिफरेंट पीडीएफ्स है ऑफ माय नोट्स, और जो रॉबिन्स की बुक है वो भी है पीडीएफ में, और बहुत सारे चीज़ें हैं, सिलेबस है, ठीक है। तो बस लिंक पर क्लिक करने से ही खुल जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट इट इज़ ऑन 10th जून, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने डेट शीट देखा तो था, लेकिन बहुत सारे पेपर्स मुझे याद रखने पड़ रहे थे, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली 10th को, मे बी 10th जून को है। यस, एट द एंड ऑफ द क्लास मैंने कहा था, ये मैं टॉपिक्स कंप्लीट कर दूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी बाद में। नेगेटिव, सागर हैज आस्क्ड कि क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रेस का इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अभी तो लास्ट 4 सेमेस्टर से आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट इन माय टाइम्स मैं बताती हूँ, जब मैंने तो सारे एग्ज़ाम्स उसमें दिए हैं, ऑफलाइन मोड में दिए हैं, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, ठीक है, अपने ऐसे फ्रेंड्स भी देखे हैं जो इतना स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम से 5 मिनट पहले बेहोश हो गए, ठीक है। या फिर वो इतने स्टूडियस थे, इतने अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, जिसको हम बर्न आउट सिचुएशन कहते हैं, कि लिख नहीं पा रहे, दिमाग से कुछ आ ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा है, जो भी उन्होंने पढ़ा था, जो भी उसमें था, कुछ लिख ही नहीं पा रहे। तो ये है नेगेटिव इफेक्ट। जब आप टू मच स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो आपका माइंड कनेक्ट नहीं होता है आपके हैंड के साथ, साथ ही साथ आपने जो पढ़ा है सब आप भूल जाते हैं, ठीक है, या फिर यही बेहोश हो जाते हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट होता है।
इसलिए टू मच स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनीवन, वो स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, टीचर हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो, ठीक है। सागर ना, ओके। चेष्टा, आई डोंट थिंक सो कि लिंक पर क्लिक करने के बाद कोड मांगेंगे। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर अदर फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। कुछ थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं, बस स्ट्रेस ही लास्ट टॉपिक है, इसके थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। हाँ, लिंक मैं अभी भेज दूंगी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लास में भेजा हुआ है बहुत बार, फिर से मैं भेज दूंगी। ओके, नाउ हम आते हैं फैक्टर्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? This can be due to the individual factors, organizational factors, environmental factors, individual differences, इन सब के वजह से स्ट्रेस हो सकता है। आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है, तो इसलिए हम बस इंडिविजुअल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपके बुक्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दिया है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिया हुआ है, वो भी आप रीड कर लीजिए फॉर योर नॉलेज, लेकिन एज फार एज आई कंसिडर, क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया है, इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, उसी में से आपके क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, ठीक है। हम फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को क्या क्या क्यों स्ट्रेस हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स के कारण स्ट्रेस हो सकते हैं। सबसे पहले है फैमिली इश्यूज। अगर फैमिली में स्ट्रेस है, फैमिली कारण की वजह से स्ट्रेस है, दैट इज द फैमिली इश्यूज। इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस ड्यू टू द फैमिली इश्यूज। Marital difficulties, issues with children, and ailing parent, etc. are stressful situations that an employee really can't leave at home when he or she comes to work. कुछ शादियों में कुछ प्रॉब्लम है, डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, सेपरेशन केसेस चल रहे हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, या फिर बच्चों की वजह से कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, या फिर पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वो स्ट्रेस को जो एम्प्लॉयज है वो घर पर छोड़कर नहीं आ पाते, वो उनके साथ ही रहता है वो स्ट्रेस, और इसका इम्प्लीकेशन काम पर भी पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस एट द इंडिविजुअल लेवल इज फैमिली इश्यूज, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इश्यूज। It refers to the matters related to the financial situation of an individual, like the inability to pay bills or an expected new demand on a person's cash flow might also be an issue that disturbs an employee's time at work. मतलब कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से, आपकी इनएबिलिटी टू पे बिल्स के वजह से, या फिर ऐसा कोई न्यू डिमांड आ गया जो जिसके लिए आपके पास उतना कैश फ्लो नहीं है, उसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज अनदर फैक्टर ऑफ स्ट्रेस एट द इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है पर मंथ, और आपका जो फैमिली खर्चा हो रहा है, आप यू आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो 10,000 रुपीज आपका सैलरी है एंड एक्सपेंडिचर इज 20,000 फॉर एग्जाम्पल। तो दैट फाइनेंशियल इश्यूज, दैट फाइनेंशियल सिचुएशंस, मनी मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ पर्सन। आप ये सोचेंगे कि जो क्रेडिट में मैंने 10,000 रुपीज लिया है, उसको मैं कैसे चुकता करूँ, ठीक है। उस चीज से वजह से जो आपके स्ट्रेस क्रिएट होता है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस एट द इंडिविजुअल लेवल। अनदर फैक्टर इज इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। Finally, an individual's own personality might actually contribute to his or her stress. People's disposition, that how they perceive things as negative or positive, can be factor in each person's stress as well. आपने एक वो एग्जाम्पल तो सुना होगा ना कि एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो ये एक पर्सन की पर्सपेक्टिव है कि उस ग्लास को वो कैसे परसीव कर रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। तो वैसे ही हर एक इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में सोचता है या फिर नेगेटिव वे में सोचता है। तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, एक किसी चीज को, एक सिचुएशन को, एक इवेंट को, एक
वर्क को वो किस तरह से परसीव कर रहा है, उसको नेगेटिव वे में ले रहा है, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेस लेवल हायर होगा, और अगर वो पॉजिटिव वे में ले रहा है तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा. सो दैट इज अनदर फैक्टर ऑफ स्ट्रेस ऑफ एट द इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पर. Organizational factors, there are plethora of organizational sources of stress. First of all is task demand. These are the factors related to a person's role at work, including the design of person's job, working conditions, task variety, job layout, etc. Task demand क्या होता है? मतलब आपका क्या काम करना है, क्या रोल है आपके काम के लिए, काम पर आपका क्या रोल है, या फिर कैसे उस काम का डिजाइन है, क्या वर्किंग कंडीशन है, कितने टास्क में वैरायटी है, कितने टाइम में आपको वो टास्क को कंप्लीट करना है. ये सब के वजह से आपके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ जनरेशन या फिर सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ठीक है, नेक्स्ट इज रोल डिमांड्स. A stressful role demand might be where a person is expected to achieve more in a set amounts of time than it is possible. मतलब आपको रोल ओवरलोड कर लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो और आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम भी दिया है, ठीक है, साथ ही साथ आपको अकाउंटेंट का भी वर्क दिया है. दोनों टास्क, दोनों रोल डिफर करते हैं बहुत, लेकिन आप पर क्या रोल ओवरलोड कर दिया है, तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर इन ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, या फिर रोल डिमांड्स में एक और चीज आ सकता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स. आप है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेकिन आपको अकाउंट्स का काम दे दिया है, तो दैट इज द रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल अनसर्टेनिटी एम्बिग्यूटी. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ और से सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल डिमांड्स. इंटरपर्सनल डिमांड्स क्या होता है? दीज आर द स्ट्रेसर्स क्रिएटेड बाय द कोवर्कर्स. जो आपके कोवर्कर्स है, सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से, एम्प्लॉय से, उनकी वजह से अगर कोई स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. Perhaps an employee is experiencing ongoing conflict with a co-worker when he or she is expected to collaborate closely with. आप किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिनकी एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हैं जिनकी पर्सनालिटी, जिनकी थिंकिंग, जिनकी मेंटल स्टेट मैच नहीं करती है, उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन ऑफ द स्ट्रेस. ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. This refers to the level of differentiation within organization, the degree of rules and regulations, and where decisions are made. If employees are unable to participate in decisions that affect them, they may experience stress. For example, अगर जो ये क्लास है जो ऑनलाइन में ही हो रहा है, लेकिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता था कि आप कोई डाउट्स पूछ सकते मुझसे, ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट कर लिया है कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा. अगर ऐसा होता तो आप में स्ट्रेस जनरेट होता. आपको लगता है कि क्लास लेने की क्या फायदा जब डाउट से क्लियर नहीं होता है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. दिस refers to the organizational style of leadership. Leaders can create an environment of tension, fear, and anxiety, and can exert unrealistic pressure and control. लीडर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने सबऑर्डिनेट्स से काम कर पाए, कैसे उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाले और उनसे 100% प्रोडक्टिविटी निकाले. ठीक है, अब कुछ लीडर्स अच्छे पॉजिटिव वे में स्ट्रेस को यूज करते हैं और कुछ लीडर्स नेगेटिव वे में स्ट्रेस को यूज करते हैं. कुछ लीडर्स टेंशन का एनवायरनमेंट, फियर का एनवायरनमेंट, पनिशमेंट का एनवायरनमेंट ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो अनदर फैक्टर ऑफ स्ट्रेस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इज ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. ठीक है, इसके अलावा आता है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेज. An organization goes through a cycle of stages, that is from birth, growth, maturity and decline. You all know that is एक inverted U shape में होता है. When we see the life cycle of an organization, हम जब उसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, पहले birth होता है, then धीरे अपवर्ड में होता है growing, then maturity, जहाँ टॉप मोस्ट होता है उसके बाद डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट होता है. ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेज when we are
ड्राइंग इट ऑन अ ग्राफ, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन बर्थ या फिर डिक्लाइन स्टेज में काम कर रही है, वहां पर जो एम्प्लॉइज काम कर रही है उस टाइम पर वहां पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है कम पैसों में, ठीक है। Next is physical demands. Many types of works are physically demanding, including strenuous activity, extreme working conditions, travel, exposure to hazardous materials, and working in a tight, loud office. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, आपको बहुत ट्रैवल करके आपके ऑफिस में आना पड़ता है, 3-4 घंटे ट्रैवल करके आना, फिर घर जाते वक्त 4 घंटे ट्रैवल करना, फिर अब रात के 10-11 बजे पहुंचते हैं, खाना खाते सोते हैं, फिर 4 घंटे का जर्नी करके देन फिर से ऑफिस आना पड़ता है। तो ये जो फिजिकली आपको जो एक फिजिकल डिमांड जो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज अनदर सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ठीक है। अब आते हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्ट्रेस। The following are the some of the best practices of organization can incorporate to manage and reduce the stress, workplace stress. सबसे पहले एक ओपन डोर पॉलिसी अगर आप क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से आप प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रेस को। सो व्हाट इज द ओपन डोर पॉलिसी? जहां पर आप एम्प्लॉयज को इनवाइट कर रहे हैं, आप एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पर एक ऑनेस्ट एंड ओपन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ऐसा वर्कप्लेस कल्चर है जहां पर कोई भी इससे आकर बात कर सकता है, अपना माइंडसेट रख सकता है, अपना डिसीजन रख सकता है, या फिर अपना विचारधारा को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। इससे उनका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इम्प्रूव कम्युनिकेशंस बाय अलाउइंग योर एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस एंड एक्शंस अफेक्टिंग देयर जॉब्स। जैसे यहाँ पर भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आप अपने विचारधारा दे पाते हैं, आप डाउट्स पूछ पाते हैं, तो क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर एक ओपन डोर पॉलिसी है, ठीक है। So it helps you to reduce your stress. Next is encourage breaks. If in an organization, the organization is encouraging small breaks during their working hours to the employees, that is also one of the stress buster for them. Whether or not they are required by law, employers should encourage short breaks. मतलब आप थोड़ा वॉशरूम से होकर आइए, थोड़ा बाहर से होकर आइए, 5-10 मिनट्स का एक ब्रेक हमेशा थोड़े से वर्किंग आवर्स आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ठीक है। ब्रेक्स कैन regenerate the body and brain, resulting in higher quality of work. Encouraging short breaks will also make employees feel that their boss cares about their health and safety. आपने ये स्कूल्स में भी देखा होगा कि आपको एक रिसेस टाइम मिलता था, ठीक है, एक लंच टाइम मिलता था 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, या फिर 25 मिनट्स का, ठीक है। आपको कंटिन्यूस क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, आपको एक स्मॉल ब्रेक इसलिए दिया जाता था। इवन टीचर जाने के बाद एक टीचर आने तक भी आपको 5-10 मिनट्स का ब्रेक मिलता था। क्यों? ताकि आपका जो बॉडी है, जो आपका ब्रेन है, वो थोड़ा रिजेनरेट हो, मतलब आप थोड़ा स्ट्रेस कम हो, कि हमें थोड़ा शांति मिल रहा है, हम थोड़ा सुकून से अपने ब्रेन को नॉर्मल वे में काम करवा सकते हैं, हमें कुछ लिसन नहीं कर पा रहा है, जबरदस्ती कुछ सुनना नहीं पड़ रहा है, देखना नहीं पड़ रहा है, ब्रेन को चलाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है व्हेन द एम्प्लॉयर्स एनकरेज स्मॉल ब्रेक बिटवीन द वर्क, ओके। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस इज फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। आपने कोई एक फ्लेक्सिबल कंपैटिबल वर्क स्पेस दिया, वर्क कंडीशंस दिया, जहां पर एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है एम्प्लॉयज के लिए। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स आपने क्रिएट किया कि आपको हर डे 6 आवर्स काम करना है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन से 6 आवर्स में आना चाहते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, आपकी मर्जी। दैट इज द फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। अनदर वे टू प्रिवेंट द स्ट्रेस इज परफॉर्म रेगुलर रिस्क असेसमेंट। In this, regular risk assessments can prevent work-related injury and diseases. आप ये देखेंगे कि कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके वजह से हमारे एम्प्लॉयज बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, कोई ऐसा मशीन तो नहीं है जिसके वजह से एम्प्लॉयज को डर लग रहा है, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं कि उनके हाथ कटने की चांसेस है। तो
In this, the organization identify and eliminate harmful and unpleasant working conditions. Regular assessment can prevent work-related injury and disease while encouraging a work environment that promotes well-being for everyone. ठीक है, well-being promote कर रहे हैं. Next is wellness program. एक wellness program create कर रहे हैं organization में, जहाँ पर एम्प्लॉय के हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट दैट कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट मोरल्स. कैसे कैसे इफेक्टिव प्रोग्राम्स वो इंकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम, मतलब स्मोकिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके का कोई प्रोग्राम लाए ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हेल्थ चेकअप्स करवाए, या फिर फिटनेस इंसेंटिव्स दे, या फिर न्यूट्रिशन काउंसलिंग करवाए, या फिर सिंपली सबको फ्री में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्रेक टाइम में दे. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ वेलनेस प्रोग्राम कैन बी इनकलकेट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्ट्रेस. ठीक है. Another ways to prevent stress is offer an employee assistance program. ये क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पर एम्प्लॉय को काउंसिल किया जाता है कि आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि नहीं, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, जिसके वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं. ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. Another way to prevent stress is positive work culture. एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाए रखना चाहिए, जहाँ पर एक सोशल इंटरेक्शन हो, कहीं पर डिससैटिस्फैक्शन नहीं हो, बुलिंग नहीं हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, नेशनल ओरिजिन, रिलीजन, लैंग्वेज, इनके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है. तो ये सारे वे से आप स्ट्रेस को प्रिवेंट कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर होल सिलेबस, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है. स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक वाइड स्पेक्ट्रम है जहां टेक्निक्स, फिजियोथेरेपीज यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ पर्सन्स लेवल ऑफ स्ट्रेस. एक पर्सन के लेवल ऑफ स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो माइल्ड स्ट्रेस में रहे, कोई बर्नआउट सिचुएशन में ना चले जाए, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस में ना पहुंच जाए. इसके वजह से कुछ टेक्निक्स, साइकोथेरेपीज यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ पर्सन्स लेवल ऑफ स्ट्रेस, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस, usually for the purpose of and for the motive of improving everyday function. ठीक है. It is necessary to identify the causes of stress and modify behavior so that the individual energy is directed towards organizational productivity and healthy organizational climate is created. Stress को identify करना, stress के cause को identify करना बहुत important है, ताकि और साथ ही साथ उनके behavior को modify करना, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में. इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और ओवरऑल हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट हो. ठीक है. जैसे मैंने पहले कहा था, हैंस सेले को फादर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है. ठीक है. Have indicated various strategies to be used to cope up with stress. However, these strategies vary from person to person and in the same person from time to time. The various strategies can be classified into two broad categories, that is at individual level and at the organizational level. कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं at your individual level, at your organizational level, we will discuss here. सबसे पहले कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं at the individual level. इंडिविजुअल मतलब आप खुद को हेल्प कर रहे हैं, you are doing yourself. ऐसे कोई अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, these are at individual level. तो क्या क्या टेक्निक्स है that individuals can use to effectively manage their job stress are: number one, physical exercise. Physical exercise in the form of walking, jogging, swimming, riding, bicycling or playing games helps people to combat stress. स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, स्ट्रेस से सामना करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं क्या, बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल. आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि आप किस वजह से स्ट्रेस है, उसके लिए आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि एग्जाम कब होगा उसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. एग्जाम कब होगा, किस मोड में होगा, इसकी वजह से आपको क्यों स्ट्रेस लेना है. आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर आप अपना काम कीजिए. ठीक है. आपका क्या काम है, पढ़ना, हर एक कंसेप्ट को समझना, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आपको हेल्प नहीं होगा. ये आप एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, जिससे आपका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू विल
वर्क। अगर आप काम भी नहीं करते, अपने बिजनेस में भी है, तब भी इसका बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। इवन इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप घर पर ही रहना चाहते, तब भी एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेस, इन सब का डे टू डे लाइफ में इम्प्लीकेशन है। तो इसको एज अ प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। तो एग्जाम कब होगा, किस मोड में होगा, दैट इज कोई रीजन नहीं है स्ट्रेस लेने के लिए, ठीक है। सो कैसे आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बाय सेल्फ कंट्रोलिंग। आप अपने कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए, अपने बिहेवियर को देखिए, एंड हाउ ये देखिए कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। Another way is social support. Studies have suggested that social support moderates the effects of stress and personal well-being. It is one of the important aspects of quality of social environment. आपके दोस्त आपको मदद कर रहे हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, कहीं आप लोग घूमने चले गए या फैमिली के साथ कहीं आउटिंग्स में चले गए, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ द सोशल सपोर्ट, ठीक है। सो दैट इज अनदर वे ऑफ मैनेजिंग द स्ट्रेस at the individual level. Next is yoga and meditation. Obviously you know the benefits of yoga and meditation. अब योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग को ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग गियर्स. Changing gears involves shifting one's attention from main work to something else such as hobby. This helps to reduce stress. अगर कहा जाता है, जैसे इवन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं या फिर अपने कुछ दूसरे हॉबी में इंडल्ज करते हैं अपने आप को इन अ डे, कि हर दिन में थोड़ा सा टाइम अपने हॉबी के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही काम करते रहेंगे, बार बार उसी के बारे में सोचते रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल एक हाईएस्ट लेवल पर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप साथ ही साथ कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग योर गियर्स, ठीक है, यू आर शिफ्टिंग योर अटेंशन फ्रॉम मेन वर्क टू समथिंग एल्स सच एज हॉबी, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, ठीक है। Another way of managing your stress at individual level is rearranging one's job schedule. You are rearranging your job pressure, you are rearranging your job schedule, you are dealing with the job stress in order to comfort difficult tasks when one is fresh. आप अपने जॉब शेड्यूल को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट टास्क है उसको ऑफिस आते ही सबसे पहले कर रहे हैं, इजी टास्क को जाते वक्त कर रहे हैं। इससे क्या है, स्ट्रेस लेवल का एक बैलेंस हो जाता है, ठीक है। Another thing is how we can manage our stress at the organizational level. Like an individual, an organization can also help managers manage stress through various proactive interventions. Some of these interventions are listed below. First, setting clear objectives. At the organizational level, the organization can help the employees to manage their stress. कैसे? कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया कि कैसे दिस विल हेल्प्स टू मिनिमाइज रोल एम्बिग्यूटी, दैट इज रोल अनसर्टेनिटी, व्हिच हेल्प्स द एम्प्लॉय टू मिनिमाइज टास्क और रोल रिलेटेड स्ट्रेस। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में रोल रिलेटेड स्ट्रेस एंड टास्क रिलेटेड स्ट्रेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सेट डाउन कर दिया कि किसका क्या टास्क है, किसका क्या रोल है, कोई रोल एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई रोल ओवरलोड नहीं है, कोई टास्क ओवरलोड नहीं है, तो इसके वजह से क्या है, वो स्ट्रेस लेवल जो सोर्स था वही जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन डू एज अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके। अनदर वे इज स्ट्रेस ऑडिट। स्ट्रेस ऑडिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। व्हेन यू विल गो इन योर मास्टर्स लेवल, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अभी आप ये समझिए कि वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, कैसे उसका एक इंटरवेंशन है स्ट्रेस ऑडिट। स्ट्रेस ऑडिट सिंपल टर्म से बोला जाए तो क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है कि आप कैसे रिस्क को असेस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या इफेक्ट है स्ट्रेस का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय किस वजह से स्ट्रेस से गुजर रहा है, क्या उसका इम्प्लीकेशन हो रहा है उसके लाइफ ऑर्गेनाइजेशन पर, और उसको कैसे हम उसको कैसे हम इवैल्यूएट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, दैट इज द स्ट्रेस ऑडिट। अनदर वे इज काउंसलिंग। काउंसलिंग यहाँ नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, 1 2 then 3 and 4। काउंसलिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि
आपने ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर को रिक्रूट किया है, ठीक है, रिक्रूट करके आप it is another proactive strategy to use by organization to deal with the stress. आप काउंसलिंग के थ्रू जो एम्प्लॉय स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनको कैसे डील करना है उस चीज से, आप उसमें उनको हेल्प करते हैं। आप काउंसलर को रिक्रूट करते हैं या फिर काउंसलिंग सेशंस वर्कशॉप्स अरेंज करवाते हैं फॉर द एम्प्लॉयज हु आर गोइंग थ्रू फ्रॉम एडवर्स स्ट्रेस, ठीक है। Counseling to employees in the matters like career planning to provide them clarity in their job roles helps them to identify their strengths and weaknesses and help them to better cope up with stress. जो एम्प्लॉयज को काउंसिल किया जाता है, जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनको जब काउंसलिंग करते हैं तो दे विल एबल टू नो व्हाट आर देयर करियर प्लानिंग, उनको एक क्लैरिटी मिलती है अपने जॉब के लिए, अपने जॉब रोल के ऊपर क्लैरिटी मिलती है। वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, क्या उनकी वीकनेस है। इससे क्या होता है, दे विल एबल टू कॉम्बैट देयर स्ट्रेस, ठीक है। अनदर वे इज स्प्रेड द मैसेज, spreading the message about the importance of regular habits of work, leisure, proper diet, exercise and mental peace among the organizational members helps them to better cope with stress. At the organizational level, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप ये मैसेज स्प्रेड कीजिए कि अपने हैबिट्स को कैसे आप एक बेटर वे में कर सकते हैं, कैसे अपने लेजर एक्टिविटीज को टाइम देना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, मेंटल पीस का कितना इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स पर, एम्प्लॉयज पर, उसके रिलेटेड वर्कशॉप, सेमिनार्स कंडक्ट करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है दे कैन एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ this unit as well as the whole syllabus. मैंने syllabus के एक एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है to create that base for that particular topic, ठीक है। So all the best for your exams and future endeavors. I will discuss some important questions with you. Before that, if you have any doubts related to this topic, let me know. Stress is a part of life, but उस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, माइल्ड स्ट्रेस रखना है, ठीक है। नहीं, और शुभम ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से दिमाग में बुरा प्रभाव पड़ता है क्या मैम, ऐसा ऑस्ट्रेस में भी होता है क्या? नहीं, ऑस्ट्रेस इज सिंपली द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। कि स्ट्रेस से कैसे आप मोटिवेट होते हैं, आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज द ऑस्ट्रेस। जैसे ही आप पर स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट विल बिकम द डिस्ट्रेस, ठीक है। इंडिविजुअल रोहित, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके, मैं एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइम मिला तो आई विल डिस्कस इंडिविजुअल पर्सनालिटी पॉजिटिवली। प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, मैं कोई भी पीडीएफ डिलीट नहीं करूँगी गूगल ड्राइव से जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्स होने के बाद ही मैं डिलीट करूँगी। एंड वन मोर थिंग, डोंट सर्कुलेट दिस। मैंने ये मेरे नोटिस में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स के नोट्स किसी और को देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। ये एकदम क्राइम है। अगर एसओएल डिपार्टमेंट को पता चलता है, मुझे पता चलता है, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो इसलिए किसी को नोट्स दीजिए एज अ हेल्प, ठीक है। उसके बदले कोई मनी या वो मत लीजिए, दैट इज माई रिक्वेस्ट एंड दैट इज a warning to everyone, okay. Organization life state stress. Manisha, what is your question? Please ask it clearly, okay. Mamta, most probably 99% chances are there that exams will be on offline mode. Dates had been published. Let's see. Chances are fully that offline नहीं होगा, ठीक है।
वेलकम काजल, वेलकम अंजलि। यस, एग्जाम हो जाएंगे, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, एक माइल्ड स्ट्रेस रखिए बट टू मच स्ट्रेस मत रखिए, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू टेल मी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस बता रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश कीजिएगा। Before that, let me open the link. या सो हमने क्या पढ़ा था, सिलेबस हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, कंसेप्ट, डिटरमिनेंट्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स ऑफ ओबी मॉडल्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स। कैन वन से सपोर्टिव मॉडल, कैन, फिर से बोल रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय organizational behavior models? Can one say supportive model of organizational behavior is suitable to all situations? Explain with reasons. What do you mean by organizational behavior models? Can one say supportive model of organizational behavior is suitable to all situations? Explain with reasons, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपको याद होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 5 मॉडल्स थे, दैट इज ऑटोक्रेटिव, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कॉलेजियल, सिस्टम, ठीक है। उनके बेसिस किस किस पर थे? ऑटोक्रेटिव का पावर का बेसिस था, कस्टोडियल का इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर था, देन योर सपोर्टिव वाज ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप एंड पावर, एंड कॉलेजियल वाज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, एंड सिस्टम वाज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्टशिप, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, सपोर्टिव मॉडल ऑफ ओबी इज सुटेबल टू ऑल सिचुएशन, एक्सप्लेन विद रीजन। इसकी जगह पर आपका कोई भी मॉडल आ सकता है कि ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी इज सुटेबल टू ऑल सिचुएशंस, या फिर कस्टोडियल मॉडल इज सुटेबल विद ऑल सिचुएशन। कोई भी मॉडल्स के साथ आपको इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो ओबी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, psychology is major disciplines contributing to the development of OB. Psychology is the major disciplines contributing to the development of organizational behavior, that is OB, ठीक है। Defend your answer. यहाँ पर मैंने क्या, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है? मैंने यहाँ पर पूछा है आपसे contributing disciplines of OB. I have already taught you कि कौन से डिसिप्लिन्स ओबी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। वैसे ही इनमें से कोई भी आपका आ सकता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ मेजर डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ओबी, एक्सप्लेन, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी का पूछा है, वैसे आप सोशियोलॉजी का भी पूछ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का भी पूछ सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी का भी पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तब आपको क्या आंसर देना है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे साइकोलॉजी इज अ मेजर डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ओबी में, यू हैव टू राइट कि कौन से डिसिप्लिन्स इज सपोर्ट, कौन से टॉपिक्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू ओबी फ्रॉम द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से कौन से टॉपिक्स हमने कंट्रीब्यूट करवाए थे? मोटिवेशन, पावर, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस, एटीट्यूड, ये सब पार्ट है साइकोलॉजी से। मतलब साइकोलॉजी से ये सारे टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूट किया गया है, राइट। सो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से टॉपिक को कंट्रीब्यूट किया गया है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस है इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एवरीथिंग इज देयर इन माय नोट्स। आपको उस चीज को समझना है, अपने वे में आंसर लिखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द की डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। की डिटरमिनेंट्स हमने पढ़ा था, ठीक है। व्हाट आर द की डिटरमिनेंट्स? याद होगा आपको 3 की डिटरमिनेंट्स थे, दैट इज पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सो यू हैव टू राइट की व्हाट आर द की डिटरमिनेंट्स ऑफ ओबी, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, what do you mean by organizational behavior? What are its importance, challenges and opportunities? ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अलग अलग कैसे एक चैलेंज हो सकता है, कैसे कोई चीज अपॉर्चुनिटी हो सकता है, उसको अलग वे में लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो भी अलग वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट एमिनेंट ऑथर्स ने क्या बोला है, उसको आप लिखेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। अदरवाइज अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे दैट इज आल्सो वेल एंड गुड, ठीक है। उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज state evolution of organizational theories. State evolution of organizational theories from its inception to the 21st century conditions. फिर से रिपीट कर रही हूँ, state evolution of organizational theories from its inception to the 21st century conditions. State the evolution of organizational theories from its inception to the 21st century conditions. Inception मतलब start, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने ये नोट्स भी दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज कब से स्टार्ट हुआ है, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। We have 6 organizational theories, that is classical organizational theory, new classical organizational theory, administrative organizational theory, bureaucratic organizational theory, scientific management organizational theory and modern organizational theory, ठीक है। सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रिंसिपल सारे नोट्स प्रोवाइडेड है। तो आपको यहाँ पर सबके बारे में लिखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से एंड तक कौन से थ्योरीज थे और उनका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, प्रिंसिपल्स है, क्या इम्प्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, ये लिखना है, ठीक है। सो इस यूनिट से तो यही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट प्लीज आस्क मी। वेलकम। दिस इज माय लास्ट क्लास विथ यू, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेस क्या होता है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा चेंजेस आया गया है जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हो सकता है कि उन ऐसा कोई चेंज आया है, फॉर एग्जांपल वो जिस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनाते थे उसके रॉ मटेरियल बैन हो गए, उसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट बैन हो गए। इसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ स्ट्रेस, कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेस हो रहा है कि वो बंद हो जाएगा, ठीक है। Kanupriya, classes link you have to ask to the SOL department, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाता है, बाकी यू कैन आस्क देम। यही क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया ना कि स्टेट द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू द 21st सेंचुरी कंडीशंस, ठीक है। कि इंसेप्शन स्टार्टिंग से 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। इवोल्यूशन की हिस्ट्री से रिलेटेड आप एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्कूल के स्टडी मटेरियल में ही सबसे पहले में इवोल्यूशन के बारे में दिया है, तो आप रीड कर लीजिए, ठीक है। एक बार अगर स्टोरी की तरह आप हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो थोड़ा तो याद हो ही जाएगा आपको, राइट। सॉरी आई कांट गिव द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, ठीक है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम माय साइड, तो वो मैं नहीं कर सकती ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट। बस मैं बोल रही हूँ, यू हैव टू राइट इन दैट टाइम, अदरवाइज आपके फ्रेंड्स ने लिखा होगा वहाँ से आप उनसे ले लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हार्ड कॉपी शायद अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो जाएगा इस के स्टडी मटेरियल का। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट देम। Pushpam, if you have any doubt when you are revising your concepts, then obviously you can ask me from the email ID, जो ड्राइव में email ID है। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी email ID दे देती हूँ।
simonadatta@gmail.com। यहाँ मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इधर अदरवाइज आप टीम्स ऐप में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टिल योर एग्जाम इफ यू गेट एनी डाउट्स मुझे प्लीज मैसेज कीजिए थ्रू टीम्स ऐप और थ्रू ईमेल, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई। And this all admin related work please ask the SOL department, ठीक है। ठीक है, हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 2 विच इज़ अ वेरी बिग यूनिट। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। डिफाइन, describe or define biological characteristics that influence individual behavior. Biological characteristics that influence individual behavior. कौन से characteristics है जिसके वजह से इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, where we know that there is basically 3 factors, that is hereditary, एनवायरमेंट, सिचुएशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर ये भी पूछ सकते हैं डिस्क्राइब हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, या फिर हाउ सिचुएशन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर और पर्सनालिटी, ठीक है। इस वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी एंड व्हाट इज टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी थ्योरी, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पढ़ाया है टाइप ए टाइप बी। तो व्हाट इज पर्सनालिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, टाइप ए टाइप बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेट थ्योरीज, ट्रेट क्या होते हैं और राइट एनी ट्रेट थ्योरी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने डिफरेंट ट्रेट थ्योरीज पढ़ा है, ऑलपॉट के ट्रेट थ्योरीज पढ़ा है, हमने कार्टल्स के पढ़े हैं, हमने इस आइसनैक के पढ़े हैं, बहुत सारे ट्रेट थ्योरीज पढ़े हैं। उसमें से हम आप कोई भी एक ट्रेड थ्योरी लिख लीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, व्हाट आर द टर्मिनल वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, मतलब इसमें एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं बोला जा सकता है क्योंकि सारे टॉपिक्स ही बहुत इम्पोर्टेंट है, सब में ही अपने आप में एक न्यू कंसेप्ट है। तो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो आपके परसेप्शन है, वैल्यूज है, एटीट्यूड्स है, इमोशंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पर, हाउ वैल्यूज इम्पैक्ट, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हाउ वैल्यूज ऑफ अ एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से क्रिएट हो सकते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है। या फिर डिफरेंस आ गया टाइप ए टाइप बी में, ठीक है। या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसमें हर एक टॉपिक न्यू है और किसी भी टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट 3 में, ओके। यूनिट 3 में क्या था आपका, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड थ्योरीज, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन इन्वर्टेड कॉमास में, जोहरी विंडो इज अ इफेक्टिव टूल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जोहरी विंडो, आपको याद है जोहरी विंडो मैंने पढ़ाया था विंडो शेप में, राइट। उसका पूरा थ्योरी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्या उसका इम्प्लीकेशन है वो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है फिर से मैं बता रही हूँ, जोहरी विंडो इज अ इफेक्टिव टूल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। जोहरी विंडो इज एन इफेक्टिव टूल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड
to resolve problems of communication. Inverted commas closed. Johari window is an effective tool for personality development and to resolve problems of communication. Full stop. Comment on this statement and illustrate how it helps Johari window builds effective communication. Comment on this statement and illustrate how it helps Johari window builds effective communications. ठीक है, ये जोहरी विंडो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट गो थ्रू दैट. ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिखे. Explain the components of intrinsic motivation by Ken Thomas. Explain the components of intrinsic motivation as described by Ken Thomas. ठीक है, जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने बताया था केन थॉमस जोहरी विंडो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा you can be asked what are the relevance of behavior modification in modern day organization. What are the relevance of behavior modification in modern day organization? ठीक है, उसके बाद communication feedback is also another important topic, but इसके बारे में आपको पता है, आप पढ़ चुकी है, तो उतना मैं emphasize नहीं करना चाहूँगी. बाकी जो न्यू टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज केन थॉमस. ठीक है, थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विटी थ्योरी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी बाय केन थॉमस, जोहरी विंडो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस. ये 5 चीज इस चैप्टर से पढ़कर जरूर जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5, वेयर वी हैव डिस्कस्ड ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप. So write down first question: how group dynamics and group norms affect the organization. How group dynamics and group norms affect the organization. ठीक है, यहाँ पर group dynamics, group norms की जगह पर group roles, group cohesiveness भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा ग्रुप नॉर्म्स क्या होता है, ग्रुप रोल्स क्या होता है, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है. आई गेस आप अच्छे से समझ गए थे जब मैंने पढ़ाया था, अगर आपने रेगुलर क्लासेस लिया था तो उसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ा है एज अ एम्प्लॉय पर, एज अ इंडिविजुअल पर, क्या ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा है, नोट्स में भी है, आपको याद भी होना चाहिए, तो वो आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन बी आस्क्ड लाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के Leaders make rules, managers follows. ठीक है, leaders make rules, managers follow. Inverted comma close, full stop. Leaders make rules, managers follow. Inverted comma close, full stop. In the light of this statement, illustrate the distinction between a leader and a manager and explains trait theory of leadership. ठीक है, again I am repeating, leaders make rules, manager follows. In the light of this statement, illustrate the distinction between a leader and a manager and explain trait theory of leadership. ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपके क्वेश्चंस यूनिट 4 से. And what are the difference between transactional and transformational leadership? What are the differences between transactional and transformational leadership? Okay, next question will be what are the impact of a charismatic leader in an organization? What are the impact of a charismatic leader in an organization? ठीक है, how leadership continuum affect organization.
So this all are the topics which can be asked from unit 4. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम unit 5 which was about dynamics of organizational behavior, where we have learned conflict, culture, change and stress, right? So यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? In the inverted commas, right? Organizational culture is transmitted to employees in a number of forms. Organizational culture is transmitted to employees in number of forms. Explain. ठीक है, यहाँ पर आप कंसेप्ट देना है, उनके डिटर्मिनेंट्स देना है, जो मैंने नोट्स में दिया वो यू हैव टू राइट ऑन दैट. Then is bring out the impact of stress on performance and satisfaction of employees. Bring out the impact of stress on performance and satisfaction of employees. How one can prevent and manage the stress. Bring out the impact of stress on performance and satisfaction of employees and how one can prevent and manage the stress. ठीक है? Next question. What is stress? Is it always bad for individual? Question mark. What is stress? Is it bad for? Is it always bad for the individual? Question mark. Describe 3 sources of your own stress. Describe 3 sources of your own stress. ठीक है? सब कुछ मैंने करवाया है आपको, सब कुछ कराया है. क्यों स्ट्रेस की क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है कि नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसमें आपको ये लिखना है. ठीक है. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. मतलब इसमें सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्मेशन इस वे में हो सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड बर्नआउट. ठीक है, ये भी आ सकता है स्मॉल नोट में फॉर 5 मार्क्स. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड बर्नआउट. स्ट्रेस क्या होता है, बर्नआउट क्या होता है, बर्नआउट किसको कहते हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है. उसके बीच का रिलेशनशिप ये पूछा जा सकता है. दैट्स इट, आई थिंक सो दैट्स इनफ. पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन मैंने दे ही दिया है. इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये कोविड सिचुएशन था, तो वर्क फ्रॉम होम मीन्स वर्क 24/7. एक्सप्लेन हाउ दिस हैज चेंज्ड द लेवल ऑफ स्ट्रेस फॉर एम्प्लॉइज and also briefly discuss the individual level of techniques that can use to reduce stress. ये last year का ये question था. Work from home means 24/7. Explain how this has changed. Explain how this has changed the level of stress for employees. How this has changed the level of stress for employees, and also briefly discuss the individual level techniques that can be used, and also briefly discuss the individual level of techniques that can be used to reduce stress. Work from home means 24/7. Explain how this has changed the level of stress for employees, and also briefly discuss the individual level techniques that can be used to reduce stress. Give real illustrations with reference to the pandemic period. Give real illustrations with reference to the pandemic period. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, या फिर ये भी आ सकता है, व्हाट ट्रेट्स डू यू थिंक कैरेक्टराइज अ सक्सेसफुल लीडर. डू यू एग्री which style of leadership is good. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर एज ऑफ नाउ. I have shared it my mail ID, Kajal. क्लास का लिंक मैं सेंड कर दे रही हूँ.
I have sent you the class link. ठीक है? That's all from my side. Don't worry, अगर कोई भी doubt हो, you can always ask to me through the email and Teams app. ठीक है? I am there for you always. And next thing is, this is your 6th semester. I wish you all the best for your future endeavors. जो भी आप अपने आगे कैरियर ऑप्शन सोच रहे हैं उसके लिए आपको all the best from my side. Please don't take stress tension for the exam. प्रिपेयर कीजिए, 1.5 months इज इनफ. ठीक है, कंसेप्ट को समझने की लिए कोशिश कीजिए. जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल एंड टीम्स ऐप. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. लेट मी टेक एनी डाउट, हैव एनी. Anas has said thank you ma'am, thank you very much ma'am for your support and your guidance. You help us a lot and you teach us very good. In future in SOL conduct offline classes, so I definitely meet you and discuss on leadership topic North Korean. Yeah, sure. हम तब पक्का discuss करेंगे. Thank you so much ma'am and I wish you best of luck in future. Thank you so much Anas. Offline classes जब होगा तो please meet me and we will surely discuss on this leadership topic of North Korea. ठीक है? Welcome Sheetal. Yes, you can refer 10 years, but from my personal view, वहाँ पर बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एकदम प्रॉपर वे में नहीं देते हैं और बहुत मिसगाइड भी करते हैं. सो दैट इज व्हाई आई डोंट कंसिडर 10 years बहुत अच्छा है, बट यू कैन ऑलवेज रेफर फॉर द गुड आंसर्स. ठीक है? वेलकम ममता, मानसी वेलकम, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई विश यू अ वेरी वेरी ब्राइटर फ्यूचर अहेड एंड आई होप अगर हम कभी मिल पाए in physical way, oh surely. And कोई भी doubts हो related to the organizational behavior and your life, please you can contact me through my email and Teams. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot. Welcome Rohit. Welcome. Okay. Thank you everyone. ऐड कर दो मैम.